Yeah, no No issues. issues. ओके, ठीक है। तो आज हमारे पास ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं और यस, समवन वांट्स टू से समथिंग। किसी ने कुछ रेज हैंड करें? यस, नहीं, ठीक है। सो हमारे पास ये कुछ छोटे छोटे बहुत यूजफुल से फीचर्स हैं एक्सेल के जो हम आज के केसेस में कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग विच इज स्पार्क लाइन्स। अब स्पार्क लाइन्स, व्हाट आर दे? स्पार्क लाइन्स आर लाइक मिनिएचर ग्राफ्स, छोटे छोटे ग्राफ्स जो आपको किसी ट्रेंड को विजुलाइज करने में हेल्प करते हैं। अब चार्ट्स का यूजेज तो हमें पता ही है दैट हम चार्ट्स को क्यों बनाते हैं। हमको किसी भी चीज़ को अगर विजुलाइज करना है, किसी भी डेटा को, तो हम एक चार्ट बनाते हैं। अब वही चार्ट अगर एक मिनिएचर फॉर्म में हो, इतना छोटा कि वो एक सेल में आ जाता है, लाइक इस सेल में वी वांट कि एक छोटा सा ग्राफ आ जाए जो मुझे ये ट्रेंड बता रहा है। जैसे मेरे पास सामने स्क्रीन पे डेटा है ऑफ वेरियस कैटेगरीज, लाइक अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स हैं और उनकी मंथली सेल्स का डेटा है। अब मैं हर प्रोडक्ट के लिए एक ऐसा छोटा सा ग्राफ अगर बनाना चाहती हूँ तो जस्ट ग्लिम्स विजुलाइज कि इसकी मंथली सेल्स का क्या ट्रेंड रहा है, सो उसके लिए आई कैन यूज स्पार्क लाइन्स। अब इसका सब एक मेजर सी जो सिंपल सी बात है कि हम नॉर्मल ग्राफ क्यों नहीं बनाते, ये इसका काम क्या है? फर्स्टली ये बहुत ज़्यादा स्पेस जो है सेव करता है क्योंकि एक चार्ट को बनाने में बहुत ज़्यादा स्पेस जाती है। दूसरा कि एक क्विक विजुअलाइजेशन है और डायनामिक भी है, तो यू कैन हैव इट राइट बिसाइड योर डेटा, तो वो बहुत हेल्पफुल होता है कि उसको आप ऐसे कंपैरिजन वगैरह में, कंपैरिजन इन द सेंस कि जब मैं ऐसे 4-5 प्रोडक्ट्स है मेरे पास, मैं चारों पाँचों का एक साथ ट्रेंड देखना चाहती हूँ कि जस्ट एट अ ग्लिम्स में ये दो से ही देखना चाहती हूँ कि किसका क्या रहा है ऊपर नीचे इन अ वेरी, उसमें ऑब्वियसली मुझे इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती, बट एक ओवरव्यू मिल जाता है यूजिंग दैट काइंड ऑफ अ चार्ट। सो स्पार्क लाइन्स वैसे मतलब कूल भी लगती हैं देखने में। नॉर्मल वैसे मॉडल्स वगैरह भी जब हम बनाते हैं, जैसे फाइनेंशियल मॉडल्स वगैरह, उसमें भी कहीं कहीं पे तुमको दिख जाएंगी एंड लाइक ऐसे कूल सा लगता है। सो या इट्स अ वेरी गुड फीचर। नाउ लेट्स सी हमें क्या करना है। ये जो प्रोडक्ट की अलग अलग सेल्स गिवन है, इसको एक स्पार्क लाइन के थ्रू विजुलाइज करना है। सो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि अभी इस वाले सेल में वी वांट टू क्रिएट दैट स्पार्क लाइन, तो हमें इंसर्ट टैब में जाना है जहाँ पे स्पार्क लाइन का ऑप्शन मिलेगा। इंसर्ट टैब में यहाँ पर ये वाला चीज़ दिख रही है, यहाँ पर लिखा है स्पार्क लाइन्स। अब स्पार्क लाइन्स 3 तरह की हैं, एक लाइन चार्ट है, एक कॉलम चार्ट है और एक विन एंड लॉस चार्ट है। लाइन चार्ट सिंपली ओवर द टाइम डेटा के लिए प्रेफरेबल होता है। कॉलम चार्ट इज फॉर डिफरेंट कैटेगरीज, बार्स बन के आते हैं उसमें। विन एंड लॉस वाला, इसमें कुछ ऊपर की तरफ होते हैं, कुछ बार्स नीचे की तरफ होते हैं, जनरली प्रेफरेबल फॉर लाइक डेटा लाइक प्रॉफिट एंड लॉस। ऊपर वाले प्रॉफिट के होते हैं, नीचे वाले लॉस के होते हैं। सो ऐसे 3 तरह के आप छोटे से स्पार्क लाइन्स बना सकते हो। सो लेट्स जस्ट ट्राई टू मेक अ लाइन चार्ट इन दिस केस। तो मैं लाइन चार्ट पे क्लिक करती हूँ एंड यहाँ पर ये डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। इसमें मुझे इसको बस 2 चीज़ें बतानी है। मेरा डेटा रेंज क्या है, यानी कि माय नंबर्स, दिस इज माय होल डेटा रेंज। बुक केसेस का हम एक का स्पार्क लाइन बनाएंगे एंड location range here refers to where you want the spark lines to be placed. Location I want it in this cell, N3, ये वाला सेल है। So इतना मैंने इसको बताया and I just click OK and I have a spark line here. This is what a spark line looks like. छोटा सा ग्राफ बन गया। Can you see that? Yes, no? Yes. Yeah, it's visible. Yes. Yes. तो अब बस यही है। अब तुम्हें इसको देख के ऑब्वियसली लग रहा होगा कि इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो है नहीं, कोई एक्सेस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, क्या ही पता चलेगा इससे। बट दैट इज व्हाट स्पार्क लाइन इज देयर फॉर। अगर तुम्हें इतना डेप्थ में जानना है उसके लिए चार्ट्स होते हैं। स्पार्क लाइन से एक सिर्फ एक ग्लिम्स मिलता है ऑफ अ ट्रेंड ऑफ व्हाट इज द ओवरऑल सिचुएशन, तो इसलिए इसमें इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। अब ऊपर यहाँ स्पार्क लाइन का एक वो खुल गया होगा पूरा कस्टमाइजेशन, और इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं स्पार्क लाइन से रिलेटेड। सो लेट्स इसमें क्या क्या है। जैसे कि मैंने कहा 3 तरह के हो सकते हैं। एक बार मैं कॉलम वाला बना के दिखाती हूँ। ये देखो कॉलम चार्ट सा बन गया यहाँ पे हर मंथ का। मैं जस्ट एक्सपैंडिंग दिस, ठीक है। एक विन और लॉस भी होता है। अब इसमें इट डजंट मेक सेंस क्योंकि ये सारे पॉजिटिव डेटा है, इसमें कोई प्रॉफिट लॉस नहीं है, तो ये वाला यहाँ मेक नहीं कर रहा सेंस। दिस इज अ कॉलम चार्ट, एक लाइन चार्ट बन गया। ये अलग अलग तरह के स्पार्क लाइन्स हो सकते हैं। अब इसमें यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस है कि क्या आपको शो करना है। इस पर हाई पॉइंट मतलब मैक्सिमम वैल्यू, तो यहाँ मैक्सिमम वैल्यू हाईलाइट हो जाती है। एक कॉलम चार्ट में मैक्सिमम वैल्यू का मतलब है जो भी हाईएस्ट होगी वैसे हाईलाइट हो जाएगी। देन लो पॉइंट भी कर सकते हो, मतलब इसमें कस्टमाइजेशन है, जैसे भी तुमको ऐसे सुंदर बनाना हो। लो पॉइंट हाईलाइट हो जाएगा, कोई नेगेटिव पॉइंट्स है तो वो हाईलाइट हो जाएंगे, इस केस में तो कुछ है नहीं।
फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट हाईलाइट हो जाएगा। मार्कर्स का मतलब सारे ही डेटा पॉइंट्स हाईलाइट होंगे। सो बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। अलग अलग स्टाइल्स हैं अवेलेबल। स्पार्कलाइन का कलर चेंज कर सकते हो, मार्कर का कलर भी आप अलग अलग सबके लिए सेट कर सकते हो, हाई कौन सा रखना है, लो वाला कैसा रखना है। फिर यहाँ कुछ ऑप्शंस आते हैं एक्सेस के, ये ग्लिम्स ले लेते हैं एक बार। एक्सेस आपको कैसा रखना है, जनरली डेट एक्सेस टाइप के कुछ ऐसे ऑप्शंस होते हैं, मतलब इसमें ज़्यादा आई हैव नॉट एक्सप्लोर्ड माई सेल्फ ऑल्सो। बस इसमें ऐसा है कि जैसे वर्टिकल एक्सेस है, वर्टिकल एक्सेस मतलब जो आपकी यहाँ पे सेल्स हैं, तो अभी तो इसने ऑटोमेटिक कुछ भी ले लिया। आई कैन ऑल्सो सेट अ कस्टम वैल्यू फॉर इट। लेट्स से मिनिमम आई वांट टू कीप 0 एंड मैक्सिमम भी मैं सेट कर देती हूँ यहाँ पे। वर्टिकल एक्सेस मैक्सिमम वैल्यू, वर्टिकल एक्सेस की मैक्सिमम वैल्यू मैं कस्टम सेट कर रही हूँ। लेट्स से मैं इसको 1000 रख देती हूँ। तो नाउ यू कैन सी कि आपका जो चार्ट है वो थोड़ा ऐसा हो गया, क्योंकि हमारा जो डेटा है उसमें 500 से ऊपर कोई वैल्यू है नहीं, आई गेस। तो 500 से ऊपर क्योंकि कोई वैल्यू नहीं है इसलिए वो छोटा हो गया। लेट्स से मैं इसको चेंज कर देती हूँ। तो सिंस स्पार्क लाइन्स आर डायनामिक, अगर मैं यहाँ डेटा बदलूंगी तो वो चार्ट में भी बदल जाएगा। लेट्स से इसको मैंने 999 कर दिया। माई डेटा, माई स्पार्क लाइन ऑल्सो चेंजेस एज पर माई डेटा, सो इट इज डायनामिक। डायनामिक इतना है कि अगर मैं यहाँ पर एक ऐसे कॉलम भी इंसर्ट कर दूंगी अलग से, यहाँ पे भी कुछ वैल्यू लिख दूंगी, तो फिर भी वो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे एक ब्रेक आ गया जैसे ही मैंने एक कॉलम इंसर्ट किया। सो इट्स वेरी डायनामिक, मतलब अगर बीच में इंसर्ट डिलीट भी होता है तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो यहाँ मैंने 500 लिखा है तो वो हो गया ज्वाइन। सो दिस इज हाउ स्पार्कलाइंस आर एसेंशियली वर्किंग। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर मैं दिसंबर के बाद कुछ एक कॉलम यहाँ ऐड कर देती हूँ और यहाँ कुछ लिखूंगी, सो दैट विल नॉट हेल्प, क्योंकि ये जो हमारा डेटा रेंज होता है वो दिसंबर तक ही सिलेक्टेड होता है। तो दिसंबर के बाद और जनवरी से पहले, जहाँ से मैंने सिलेक्ट करना शुरू किया था, इससे पहले कुछ इंसर्ट करूंगी या फिर दिसंबर के बाद कुछ इंसर्ट करूंगी तो वो अपडेट नहीं होगा। उसमें बीच में कुछ भी इंसर्शन डिलीशन हो रहा है तो वो अपडेट हो जाता है। ऑलराइट, तो अब यहाँ पर हमारी स्पार्क लाइन्स का बस इतना ही है, दैट दे आर स्मॉल क्यूट मिनिएचर ग्राफ्स, जिससे बस ट्रेंड जो है यहाँ पे हाईलाइट हो जाता है। अब इसी को यहाँ पर दिस वर्क्स जस्ट लाइक अ फॉर्मूला, सो यू कैन इजीली ड्रैग इट डाउन। तो अगर मैं यहाँ डबल क्लिक करती हूँ नीचे वाले पे, सो डबल क्लिक नहीं होगा यहाँ पे, तो ड्रैग कर लेते हैं। सो सबके लिए मेरे पास यहाँ पे स्पार्क लाइन्स बन के आ गई हैं। एक बार अपने अपने में भी करके देख लो। एंड दिस इज जस्ट ऑल अबाउट स्पार्कलाइन, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। दिस इज़ वेरी हेल्पफुल जब भी आपको छोटा मोटा ऐसे ट्रेंड विजुअलाइज करने हो। और इसमें कॉलम चार्ट्स भी बना सकते हो जहाँ पे एप्लीकेबल है, एंड यू कैन मेजरली सी द ट्रेंड। कोई डाउट्स या कुछ है तो बता दो, एंड जस्ट ट्राई इट वंस अपने अपने में, देन वील मूव अहेड। Like, can you explain when we add some data row or column, what happens again? I couldn't just get it clearly. ओके, मतलब यहाँ पर जब मैंने अपडेट वगैरह किया था, राइट? Yeah, yeah, that thing. तो अभी हमने जैसे इतना तो हमें समझ आ गया कि अगर एग्जिस्टिंग डेटा में कुछ भी हम चेंज करते हैं, लेट्स से मैंने 500 कर दिया इसको, तो स्पार्कलाइन में इस चार्ट में देखना से चेंज आएगा। मैं 1000 को 500 कर रही हूँ, सो एज सुन एज ए प्रेस एंटर बदल गई शेप। सो इट्स डायनामिक, विच मीन्स कि मैंने जब स्पार्कलाइन क्रिएट की थी, सो यू रिमेंबर मैंने इस रेंज को सिलेक्ट किया था। रेंज उसने क्या समझी, B3 से M3। तो अगर अब यहाँ पर मैं कुछ इंसर्ट भी कर देती हूँ बीच में, तो वो रेंज जो है वो अपने आप एक्सटेंड कर देता है, क्योंकि उसको मैंने इतना सिलेक्ट करके दिया था। अब बीच में अगर मैंने कुछ लॉबी में तो नहीं है ना वो, जस्ट बीच में मैंने कुछ इंसर्ट कर दिया, सो ये जो सिलेक्टेड वाले सेल्स थे एक्सेल के लिए, उसमें बीच में एक और एलिमेंट ऐड हो गया। तो अब आप देख रहे हो यहाँ पे एक ऐसे गैप आ गया, Yeah, दिस इज अ ब्लाइंड सेल, सो वो गैप आ गया, व्हिच मींस इट इज काउंटिंग ये वाला सेल भी इन हिज डेटा रेंज। तो अगर यहाँ पे भी मैं कोई वैल्यू दे देती हूँ तो वो उसको ले लेगा एंड उस हिसाब से अपनी स्पार्क लाइन अपडेट कर got it. Got it. दीदी, अगर ये नीचे ड्रैग डाउन ना हो तो उसके क्या रीजन हो सकते हैं? अगर एक में करने के बाद वो नीचे एक्सटेंड नहीं हो रहा है, हो रहा है, डबल होगा, क्लिक सॉरी तो सॉरी, हो ऐसे, गया हो। अरे वो डबल क्लिक करने से नहीं होता। हाँ, हाँ वो डबल क्लिक से नहीं होगा, तो उसको ड्रैग डाउन करो। ऐसा क्यों होता है? ऐसा
साथ क्यों होता है तो मैंने सोचा नहीं कभी, ओके बट मतलब या कर लिया सबने? यस। ठीक है, ओके, ये तो छोटा सा ही था। नेक्स्ट पे आते हैं, ये सारे आज छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। बॉक्स प्लॉट्स, स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है सबने? हैव यू Uh, heard the term box Yes. plot before? yes, yes. Yes. Yeah. Yes. Yes. Right. Cool. So I am hoping कि you know how it is essentially working. तो यहाँ पर हमारे पास, चलिए इसको हम अलग से बनाएंगे। अब हमारे पास यहाँ पे डेटा है सम स्टूडेंट्स का और उनके इंग्लिश में मार्क्स गिवन है। यहाँ पे हमने कुछ स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करी हुई, मतलब इसमें कुछ ऐसे मुश्किल नहीं है। मिनिमम निकाला हुआ है, यू नो द फंक्शन। क्वार्टाइल 1 निकाला हुआ है, डू यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वार्टाइल्स? Yes. Right. So Yes. quartile 1 Yes. is 25% of the data. Then Q2 is nothing but the median, and Q3 is nothing but your 75%. उसके बाद एक maximum निकाला हुआ है। इसके लिए सिंपल सा फंक्शन है quartile dot inc which stands for inclusive। अभी मैं उसमें नहीं जा रही हूँ, इसमें बस डेटा देना होता है, कौन सा quartile चाहिए वो बताना होता है। तो हमने ये कुछ ऐसे स्टेटिस्टिक्स निकाल के रखी है, मीन निकाल लिए। IQR is interquartile range which means Q3 minus Q1। और अपर और लोअर आउटलायर बेसिकली हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये एक कन्वेंशन है कि आपका जो आउटलायर अगर डिफाइन करना है तो हम अपर आउटलायर के लिए क्या करते हैं, Q3 प्लस IQR मल्टीप्लाइड बाय 1.5। दिस 1.5 इज लाइक अ कन्वेंशन कि अगर Q3 के ऊपर आपने इतना प्लस कर दिया, उसके ऊपर अगर 89 से ऊपर कोई मार्क्स आ रहे हैं, लेट्स से 94, तो दिस विल बी कंसिडर्ड एन आउटलायर। सिमिलरली लोअर के लिए भी हमने एक बाउंड बनाया, Q1 माइनस IQR इंटू 1.5 विच इज अ कन्वेंशन अगेन। तो इससे कम अगर कोई वैल्यू आती है तो हम कहेंगे कि वो एक आउटलायर है, विच मीन्स 41 से कम मार्क्स अगर किसी के हैं तो वो एक आउटलायर है। तो ये हम क्रिएट करते हैं, हम डिफाइन करते हैं। अब इसी का अगर लाइक बेसिक सी चीज़ें बोलना है, बोलो। ये अपर आउटलेयर एंड लोअर आउटलेयर एक बार फिर से बता सकते हो? ओके, आउटलायर्स पता है क्या होते हैं? यस, मतलब बेसिक जो एकदम बॉटम एकदम बाहर बाहर के हो गए। हाँ, तो आपके डेटा में अगर कोई वैल्यू बहुत ही एक्सट्रीम एंड पे है, एक्सट्रीम ज़्यादा या एक्सट्रीम कम लोअर एंड या अपर एंड पे है, तो उसको हम कहते हैं कि एक आउटलायर है। अब अपर एंड लोअर आउटलायर बेसिकली कि हम हाउ डू वी असेस कि इसमें किस नंबर से ज़्यादा नंबर हम आउटलायर को कंसिडर करेंगे। तो उसके लिए ये कन्वेंशन होती है, जैसे तुमने अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अभी पढ़ लिया है तो तुमने वो पढ़ा होगा दैट 68% ऑफ द डेटा लाइज विद इन 1 स्टैंडर्ड डिविएशन, देन 95% ऑफ द डेटा लाइज विद इन 2 स्टैंडर्ड डिविएशंस। पढ़ा है ये? Yes, moments. Yes, yes. राइट। तो इसमें ये क्या होता है कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में तो इट इज अज्यूम्ड कि पूरा डेटा आपका इक्वली स्प्रेड है, तो इसलिए आप स्टैंडर्ड डिविएशन और मीन को यूज करके ये डिफाइन करते हो कि इससे ज़्यादा है तो आउटलायर है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर ऑब्वियसली सारी नहीं होती है रियल वर्ल्ड में, तो दिस इज अनदर कन्वेंशन जो शायद ऑब्वियसली तुमको नहीं पता होगा, या पता है तो अच्छी बात है। तो इसमें हाउ डू वी डिफाइन कि कोई वैल्यू आउटलायर कंसिडर होगी या नहीं। तो उसके लिए अपर बाउंड अगर मुझे पता है क्वार्टाइल 3 इज द 75% ऑफ द डेटा, तो मैं कहती हूँ कि अगर Q3 के ऊपर मैं और प्लस कर दूं एक फैक्टर विच इज IQR मल्टीप्लाइड बाय 1.5, अगर Q3 में ये वैल्यू प्लस करने के बाद भी अगर कोई इससे ज़्यादा आ रहा है तो वो हम कहते हैं आउटलायर है। अब इस फॉर्मूले का लॉजिक क्या है उसमें हम नहीं जाते हैं, वो मेरे को भी नहीं पता है, वो बस एक मतलब स्टेटिस्टिशियन ने ऐसे बनाया है अपना फॉर्मूला। तो अकॉर्डिंग टू दिस अगर हम Q3 में ये एक फैक्टर प्लस करते हैं और 89 इसका आंसर आ रहा है, तो इन मार्क्स में 89 से ज़्यादा जिसके भी मार्क्स आएंगे वो बहुत ही एक एक्सट्रीम वैल्यू कंसिडर करी जाएगी इस डेटा सेट के हिसाब से। सिमिलरली देयर इज फॉर लोअर वन कि क्वार्टाइल 1 में से हम ये IQR इंटू 1.5 माइनस कर देंगे, तो उससे भी कम अगर कोई वैल्यू आ रही है तो वो एक लोअर बाउंड पे आउटलायर माना जाएगा कि ये तो बहुत ही एक्सट्रीम है अपने डेटा सेट से। दैट इज द कॉन्सेप्ट हियर। हाँ दीदी, एक डाउट और था। क्वार्टाइल इंक्लूसिव और क्वार्टाइल एक्सक्लूसिव के बीच में डिफरेंस क्या है, मतलब ब्रीफली बता सकते हो? क्वार्टाइल इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव, मतलब एक्सेल के जो फंक्शन है you can go to the help wala section and read it yourself.
क्योंकि मैंने एक्सक्लूसिव वगैरह देखा नहीं कभी। यहाँ पर whenever you write a function तो यहाँ पर if you click help box खुल जाता है, उसके बारे में सब लिखा होता है, तो एक बार देख लेना, या फिर we'll explore this in the next case sometime because I honestly don't know. ठीक है, ओके हाँ कुछ और? लाइक इसमें जो लोअर आउटलायर की वैल्यू है 41, वो तो पूरे डेटा सेट में है नहीं, तो ऐसा भी केस हाँ, हो सकता है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो आपके डेटा सेट में हो या नहीं हो, बट हम यही कहते हैं कि तभी तो अगर इसमें मतलब हम कहेंगे कि कोई लोअर आउटलायर्स नहीं है, तो ये इस डेटा सेट में लोअर बाउंड पे ठीक है नहीं है आउटलायर, बट अपर बाउंड का आउटलायर हमें दिख रहा है कि रॉनन के मार्क्स एक आउटलायर है, सो ऑब्वियसली आउटलायर्स का होना रेयर ही होता है, तो इस केस में लोअर में नहीं है, अपर में है। मेक सेंस? यस यस। ठीक है, तो अभी हम बस एक बॉक्स प्लॉट बनाना सीखे थे, ये जस्ट यहाँ पे शो करने के लिए था, सो दैट वी कैन मैच द वैल्यूज विद द ग्राफ, बट ग्राफ के लिए हमको सिर्फ ये वाली वैल्यूज चाहिए, हमें ये सब नहीं चाहिए। तो हम इंसर्ट पे जाते हैं, पहले हमें डेटा सेलेक्ट करना होता है अपना, सो हम ये अपना डेटा सेलेक्ट करेंगे जिसका हमें चार्ट बनाना है, एंड देन वी कैन गो टू आवर रिकमेंडेड चार्ट्स इन द इंसर्ट टैब, ऑल चार्ट्स पे चले जाना है, यहाँ पे ऑल में या नीचे बॉक्स एंड विस्कर मिल जाएगा, you go to this and you just plot it. Box and whisker plot. ठीक है, ये हमारे यहाँ पे इस डेटा का बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट बन गया है। अब हम इसको ऐसे मैच कर सकते हैं। अब अगर तुम्हें नहीं भी पता है बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट, तो जस्ट एक बार क्विकली बता देते हैं कि ये एक जो ये ब्लू वाला है इसको हम बॉक्स बोलते हैं, और ये जो ऐसे बाहर निकले हुए हैं इसके, दीज आर नोन एज विस्कर्स। नाउ दिस बॉक्स इज रिप्रेजेंटिंग योर क्वार्टाइल 1 एंड क्वार्टाइल 3। अगर यहाँ पे मैं इसे डेटा लेबल्स ऐड कर दूँ दिख जाएगा। तो इट विल नॉट बी एग्जैक्ट क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन अलग होती है, तो इसमें थोड़ा बहुत यहाँ पे से एक का डिफरेंस आ रहा है, सो वी कैन इग्नोर दैट। अब यहाँ पे क्वार्टाइल 1 हमारा क्या था 59 या 58 है, उसको वी कैन हैव दैट मार्जिन ऑफ एरर। अब 58 से 72 दिस इज रिप्रेजेंटिंग क्वार्टाइल 1 से क्वार्टाइल 3 तक। ये जो बीच में एक लाइन दिख रही है ये वाली 63 वाली, दिस इज योर मीन लाइन, एंड बीच में एक एक्स क्रॉस ऐसे बना होता है, दिस इज एक्चुअली सॉरी एक्स एक्स इज योर मीन, एंड जो ये लाइन बनी होती है ये मीडियन की लाइन है 63 वाली, मैंने उल्टा बोल दिया था राइट। तो क्वार्टाइल 1 से क्वार्टाइल 3 है, ये जो लाइन है ये क्वार्टाइल 2 विच इज मीडियन, एंड जो बीच का एक्स बना हुआ है वो आपका मीन होता है। एंड देन इट इज जस्ट शोइंग, अगर आप इसे बेसिक सी इंटरप्रिटेशन निकालना चाहो तो आपको दिखेगा कि जो आपका मीडियन है वो लोअर क्वार्टाइल के ज़्यादा पास है, विच मीन्स कि ये थोड़ा डेटा जो है वो स्क्यूड है, क्योंकि अगर कोई नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा होता है तो मीडियन सबसे बीच में आना चाहिए टेक्निकली, बट नॉर्मली नहीं है ये डिस्ट्रीब्यूटेड, ये थोड़ा स्क्यूड डेटा है, सो दैट्स वाई इसका मीडियन वी कैन सी कि लोअर वाले के ज़्यादा पास है। फिर विस्कर्स पे जो 80 और 45 हमको दिखता है, ये आपका आई थिंक अपर और लोअर आउटलायर का होता है, कि इसके ऊपर अगर कोई वैल्यू आ रही है, ये आई एम सीइंग समथिंग रॉन्ग, 80 और 45 क्या होता था बताना कोई? विस्कर्स आई होप यही होते हैं, अपर एंड लोअर आउटलायर बाउंड्स होते हैं, दैट 80 एंड 45 इज योर मार्जिन ऑफ एरर, की इतने तक वैल्यू जा सकती है, एंड अगर उससे भी ज़्यादा है उससे भी कम आ रही है तो दैट इज कंसिडर्ड एन आउटलायर। आउटलायर्स को हमेशा से डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट में, तो इसलिए यहाँ 94 एक आउटलायर था, तो वो अलग से ऊपर यहाँ डॉट बन के आ गया। अब द बिटवीन द वैल्यूज, क्योंकि यहाँ 80 आ रही है, यहाँ हमारी 89 आई थी, हमने यहाँ पे अपना टर्की का एक कन्वेंशन यूज़ किया 1.5 वाला। दिस इज सम, मतलब हर अलग स्टेटिस्टिशियन के अलग मेजर्स होते हैं, तो अब एक्सेल बाय डिफॉल्ट कौन सा यूज़ करता है वो आई एम नॉट अवेयर, वो उसका बैक एंड होता है सारा वर्किंग, तो दैट्स वाई कैलकुलेशंस में थोड़ा डिफरेंस आ सकता है। तो द पॉइंट इज टू बेसिकली शो यू कि आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ाई है और इसमें बनाना कैसे है बॉक्स प्लॉट, एंड हाउ डू वी इंटरप्रेट दिस। तो इसमें ज़्यादा कुछ ऐसे है नहीं, बस हमने एक चार्ट बनाना सीखा है, और उसमें तुम्हें पता ही था आई होप बॉक्स एंड इसको प्लॉट रिप्रेजेंट क्या करता है, तो एक चार्ट बनाना सीखा है हमने, थोड़ा बहुत ये सब सीख लिया, हाउ इज ऑल दीज मेजर्स वर्किंग।
कुछ इसमें इश्यूज हैं. It's just a small part which we wanted to share, which we felt कि ठीक है पता होना चाहिए. So we are just adding this. इंसर्ट कहाँ से करना है? Insert tab में जाके you can go to your charts. Recommended से all में चले जाना, पर पहले data select कर लेना अपना ये वाला पूरा. Then you go to recommended charts. फिर यहाँ से all charts पे चले जाना. And you'll find box and whisker. ओके. Yes. हाँ दीदी, हमने तो जो मतलब कर प्लॉट था, इट वाज वेरी डिफरेंट. मतलब उसमें पहली बात तो जो वैल्यूज थी दोज वर नोटेड ऑन द एक्स एक्सिस, और जो एक्सट्रीम्स जो इसके अंदर हम लोग अपर आउटलायर और लोअर आउटलायर को रख रहे हैं, उसमें हम लोग मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू रख रहे थे. तो मतलब आर दीज टू डिफरेंट, या फिर शायद अलग वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है? एक्स एक्सिस पे वैल्यूज तो मतलब रख सकते हो, वो तो इट इज जस्ट मतलब यही कह रहे हो ना, ये टेढ़ा हो जाएगा. हाँ मतलब एक्स एक्सिस पे सारी वैल्यूज, हाँ एग्जैक्टली ऐसे सॉर्ट ऑफ हाँ तो वो इनवर्स तो हो इट्स जाएगा. ऑप्शनल कि कैसे करना है. बट अगर विस्कस का हो सकता है, मैं गलत बोल रही हूँ, बट यहाँ मिनिमम और मैक्सिमम तो नहीं, मिनिमम मैक्सिमम तो लाइक नहीं हम आनी लोगों को चाहिए. ऐसा बताया था कि मैम ने कि 5 पॉइंट समरी जो होती है, यानी मिनिमम मैक्सिमम Q1 Q2 Q3, उनको रिप्रेजेंट करते हैं बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट पर. लाइक मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज आर विस्कर्स. अच्छा, बट आउटलायर्स तो बट विस्कर्स के बाहर नहीं होते हमेशा. लाइक हमको आउटलायर्स प्लॉट करना सिखाया ही नहीं था, और ना हमें आउटलायर्स निकालना सिखाया. अच्छा, मतलब 5 पॉइंट समरी में तो आई एग्री ये वाली चीजें आती हैं. सो यू ऑलवेज राइट दीज 5 इन योर 5 पॉइंट समरी. हाँ बट अगर हम विस्कर बनाते हैं तो उसका आई थिंक मतलब ही यही होता है कि हम आउटलायर्स के बाहर प्लॉट करते हैं. तो देयर कुड बी अ डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन. बाकी तुम्हारे जो उसमें है बुक्स वगैरह में है, वो जैसा लिखा है उसी को फॉलो कर लेना. या तो स्टैंडर्ड तो आई थिंक यही है कि विस्कर्स के बाहर होते हैं आउटलायर. तो अगर वो मिनिमम मैक्स हो जाएगी तो फिर तो आउटलायर उसके अंदर आ जाएंगे. हाँ मेक सेंस. ये गूगल करना पड़ेगा हमको. हाउ आर वी गोइंग टू इंटरप्रेट ये वाला बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट? इससे इन्फ्रेंस कैसे निकालेंगे? इन्फ्रेंसेस जैसे मैंने एक बताई कि मीडियन हम देख सकते हैं क्योंकि लोअर क्वार्टाइल के पास है, सो वी कैन सी दैट द डेटा इज राइटली स्क्यूड. इट्स नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. One thing which we can see that we can identify outliers through this box and whisker plot, जो हम obviously इस डेटा को देख के नहीं बता पाते, बट इस प्लॉट को से हम एकदम आउटलायर्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं. बाकी बेसिक स्टैटिस्टिकल मेजर्स दिख जाते हैं एक ही बारी में. दैट इज़ वन इंटरप्रिटेशन, क्योंकि हम यहाँ कंपेयर कर रहे हैं कि दिस डेटा एंड हमने इस डेटा को इस चार्ट में रखा, तो हमें इससे इतना सब पता चल गया. हमें बहुत सारे ऐसे 5 पॉइंट समरी मिल गई. 5 पॉइंट समरी तो नहीं मिली, बट मिनिमम मैक्सिमम का थोड़ा डाउट है यहाँ पे. आउटलायर्स पता चल गए, स्क्यूनेस पता चल गई. तो काफ़ी कुछ इससे हमें स्टेटिस्टिकली जो आपकी बेसिक चीज़ होती हैं, वो एक डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो पता चल जाता है. Like I could make a guess, I guess. क्योंकि यहाँ पर इसकी 80 है, वो सेकंड हाईएस्ट वैल्यू है, और हाईएस्ट वैल्यू है जो आउटलायर का पार्ट नहीं. मे बी उससे रिलेटेड कुछ हो सकता है. और 94 कि विस्कर्स में जनरली जो आउटलायर्स हैं वो बाहर ही होते हैं, तो मतलब विस्कर्स मिनिमम मैक्सिमम तो नहीं हो सकते. नहीं, बट जो आई आल्सो रिमेंबर आउटलायर जो कम है, पर तब भी मैं इसकी सेकंड हाईएस्ट, हाईएस्ट अमंग द नॉन आउटलायर्स, आई गेस. highest among known outliers. Okay, but 80 highest. बट is फिर लोअर के 45 अंदर lowest? 45 नहीं आना चाहिए था ना. 41 है ना लोअर आउटलायर, उसमें तो काउंट नहीं करेगा ना, और लोअर आउटलायर में और है ही नहीं कोई. डेटा में अच्छा. हाँ, दिस आई थिंक यू आर ट्राइंग टू से कि ये मिनिमम और मैक्सिमम है एक्सक्लूडिंग द आउटलायर्स. Exactly, yes. Yeah. Yeah, that can make sense. 45 is the minimum and 80 is, I think, yeah, the second highest, right? Yes. So it could be the minimum and maximum within these bounds, upper and lower. Like 41 से ज़्यादा और 89 से कम पे जो next best value है वो यहाँ पे represented है, क्योंकि the correct representation visually is outlier इसके बाहर होता है. So I Yes. think yes, Rehan might be right. बस की कैटेगरी अलग है. हाँ, जो आउटलायर की कैटेगरी में नहीं आ रहा अकॉर्डिंग टू दिस, उसका मिनिमम और मैक्सिमम इज प्लॉटेड. राइट, हाँ, दिस मेक्स सेंस.
ठीक है, फिर shall we move ahead? Yes. ओके, अब आ जाता है हमारा फ्रीक्वेंसी. Now frequency तो something you will be definitely using a lot when it comes to plotting graphs like histogram हो गया, या generally भी अगर कोई data set होता है बड़ा सा, तो frequency function as the name suggests it calculates the frequency, that is the number of times a value is coming in your data set. अब frequency function जो है यहाँ पे जब भी हम कुछ ऐसे operations करते हैं, data analysis करते हैं, तो use हो सकता है in a variety of ways, but अभी हम इसका बस application सीखेंगे because इसमें ज़्यादा कुछ मुश्किल है नहीं. तो let's assume we have students का data और उनके कुछ test scores given है. अब हमें frequency इनकी पता करनी है. Let's say frequency generally हम calculate करते हैं जब हमारे पास bins होते हैं, intervals होते हैं, class intervals जैसे तुमने करा ही होगा, पढ़ा होगा. तो अगर क्लास इंटरवल्स में हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है इस डेटा की, लेट्स से मुझे इस डेटा को ऐसे डिवाइड करना है इन बिन्स में, लेट्स से 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80. तो हाउ डू आई, ऑब्वियसली मैं मैनुअली कैलकुलेट नहीं करूँगी और किसी तरीके से मुझे बहुत कुछ शायद कॉम्प्लेक्स बनाना पड़े, काउंट इफ वगैरह लगाना, नॉट काउंट, हाँ काउंट इफ वगैरह लगाना पड़े, बट उसके लिए वी हैव अ प्री डिफाइंड फंक्शन टू डू दिस टास्क फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए. यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी फंक्शन का जो रिजल्ट होता है हमेशा एक एरे होती है. एरे का मतलब है उसका रिजल्ट एक सेल में नहीं आएगा, बहुत सारे सेल्स में आएगा. देन it basically tells you how many data points are falling into your defined bins. मतलब bins या फिर class intervals कह लो, वो आप ही define करके बताते हो, और frequency function बस उनके according calculate कर लेता है कि कितने points या कितने data points इसमें lie कर रहे हैं. Syntax ये है frequency function का. सबसे पहले आपको frequency function में data array बतानी होती है. Data array in this sense will be the test scores. Then bins array बतानी होती है, मतलब आपकी class intervals क्या हैं, जो यहाँ पर मैंने ऐसे लिखे हुए हैं. Now by default how frequency function works is कि bins array, ये वाली जो bins होते हैं ये हमेशा upper limit होने चाहिए आपके. तो how these bins will work is कि ये वाला represent करेगा 0 to 60, क्योंकि हमने lower limit यहाँ पे हमेशा 0 ही होती है. 0 to 6. 0 to 60 रिप्रेजेंट करेगा बिकॉज यहाँ लोअर लिमिट हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, और बाय डिफॉल्ट जो हम बिन्स डिफाइन करते हैं वो हमेशा अपर लिमिट होनी चाहिए. दिस विल बी रिप्रेजेंटिंग 61 to 70, सिंस 60 तक ऊपर वाला इंक्लूड हो गया. 70 is the upper limit. Similarly 71 to 80, 81 to 71 to 80, 81 to 90, एंड इसके बाद 90 प्लस 91 से जो भी बियॉन्ड है वो यहाँ पर कंसिडर हो जाएंगे. अब यहाँ पे हमारा जो हमें फ्रीक्वेंसी फंक्शन में ये जो बिन्स एरे देनी है ये वाली, सो ये हमें सिर्फ ये वाला रेंज देना है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, विच मीन्स हमें सिर्फ अपर लिमिट्स ऑफ द इंटरवल्स बतानी है. ये हमारे इम्प्लीकेशन अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि ऐसे ऐसे वर्क कर रहा है. तो अब ये तो हो गया हमें लगाना कैसे, एक बार लगा के देखते हैं. यहाँ पे फ्रीक्वेंसी फंक्शन हो सकता है कि पुराने वर्जन्स पे ना चले या फिर उसमें कुछ अलग करना पड़े, मैं बताती हूँ. सबसे पहले तो अपना फंक्शन लिखेंगे हम, फ्रीक्वेंसी डेटा एरे बतानी है जो है हमारे टेस्ट कोर्स. उसके बाद हमें बताने हैं यहाँ पे बिन्स एरे, जो ये मेरे 4 बिन्स हैं, 4 अपर लिमिट्स है मेरे इंटरवल्स की, ठीक है. तो ये मेरी बिन्स एरे हो गई एंड इतने बताना था मेरे को, तो आई जस्ट क्लोज द फंक्शन, दिस बिकम्स माय फंक्शन एंड आई एम प्रेसिंग एंटर. नाउ अगर आपका नहीं चलता है तो इन सम वर्जन्स यू माइट हैव टू प्रेस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर in order to make the frequency function work. ये भी नहीं होता है तो what you try is कि first select all these cells and then write the formula, start writing the formula. एक बार करके देखो सब कि चल गया है कि नहीं चला है तो बताओ पहले, फिर आगे बात. It's working चल गया. It's working. किसी का अगर पुराना वर्जन है तो देख लो चल गया है तो. कोई इशू आ रहा है किसी को? एंटर से नहीं होगा तो कंट्रोल शिफ्ट एंटर कर देना फॉर्मूला लिखने के बाद.
आई हैव क्वेश्चन कि ये नीचे वाले सेल में 4 कैसे आया जब उसको लिमिट ही नहीं पता, तो मतलब उसने खुद से ले लिया कि अब 90 प्लस वाले ही हाँ। आएंगे। बताती हूँ, पहले एक बार चल जाए, देन उसी पे आ रही थी मैं। सो आई होप अभी सबका चल गया था, ठीक है। तो अब एज राइटली पॉइंटेड आउट, ये प्राची थी, आई होप। तो दिस बेसिकली यहाँ पर एक एक्स्ट्रा हमारे पास आउटपुट आया है देन हमारे बिन्स। अब एक्स्ट्रा आउटपुट यहाँ पर कौन से काउंट कर रहा है, नेचुरली ये 91 से ऊपर वाले काउंट कर रहा है। सो नाउ यहाँ लिमिट ऑफ कोर्स उसको नहीं पता थी, बट एज वी कैन सी हमारे डेटा में 90 से ऊपर वैल्यूज थी। तो what frequency function is inherently doing is, जैसे लास्ट लाइन पढ़ो यहाँ पे, कि फ्रीक्वेंसी फंक्शन पर बिन एक आउटपुट तो देता ही है, जो उसने यहाँ दिया 60 वाले के लिए ये वाला आउटपुट देती है, इसके लिए आउटपुट दे दिया, एंड देन इट गिव्स +1 एक्स्ट्रा काउंट फॉर एनी वैल्यू विच इज ग्रेटर देन द लास्ट लिमिट, कि 90 से ऊपर अगर कोई भी एक्स्ट्रा वैल्यू है तो वो उसको अकाउंट जरूर करता है, बिकॉज फ्रीक्वेंसी फंक्शन बाय डिफॉल्ट इज डिजाइंड एज सच कि वो किसी भी वैल्यू को छोड़ता नहीं है। सो इन एनी केस अगर आपने बिन्स ऐसे डिफाइन कर दी हैं जिसमें कवर ही नहीं हो रही है सारी वैल्यूज, तो फ्रीक्वेंसी फंक्शन कभी डेटा को छोड़ेगा नहीं, बिकॉज अगर हमने डेटा को छोड़ दिया, सो दैट इज जस्ट अ बिग ब्लंडर, इट्स लाइक अ वेरी रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर डेटा, कि आपने सारा काउंट ही नहीं किया। तो ऐसा कभी भी नहीं करते हैं, मतलब स्टेटिस्टिकली दिस इज अ वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस कि आप किसी डेटा को इंक्लूड ही नहीं कर रहे हो। सो अगर आप ऐसा कुछ कर देते हो बिन्स डिफाइन कि कुछ वैल्यूज छूट रही हैं या फिर आपकी बिन्स में वो फिट नहीं हो रही है, तो फ्रीक्वेंसी फंक्शन नेवर लीव्स दैट। अब द थिंग इज कि अगर आप यहाँ पे 100 लिख भी दोगे ना, और अपने फ्रीक्वेंसी फंक्शन में बिन्स वाले में मैं चेंज कर देती हूँ, ये पूरा कर देती हूँ, अगर मैं इसको 5 बिन्स भी दे दूंगी तब भी वो एक एक्स्ट्रा जरूर जनरेट करेगा। दिस इज बाय डिफॉल्ट दैट इट विल जनरेट 1 आउटपुट पर बिन प्लस 1 एक्स्ट्रा ऑलवेज फॉर एनी वैल्यूज रिमेनिंग, क्योंकि इट्स अज्यूमिंग कि ऐसा नहीं है कि आपका ये डेटा ऐसे ही रहेगा, हो सकता है आप आगे जाके इसमें डेटा ऐड करो या कुछ भी करो, सो वो हमेशा एक एक्स्ट्रा देता ही है। दिस इज हाउ इट इज फंक्शनिंग, कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वैल्यू आ जाती है विच इज अकाउंटिंग फॉर एनी वैल्यूज विच वर नॉट इंक्लूडेड इन दिस लास्ट लिमिट, और इससे भी वो ऊपर की है। इन दिस केस ऑफ कोर्स 100 से ऊपर कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए 0 आ रहा है, जिसकी टेक्निकली हमें नीड नहीं है और ये बहुत अननेसेसरी है, बट इसेंशियली फ्रीक्वेंसी फंक्शन इसलिए डिजाइंड है, तो हम उसको केटर करने के लिए क्या करते हैं, हम लास्ट लिमिट हमेशा एक कम ही दे देते हैं, सो दैट वो इस तरीके से बने और हमारा वो 0 वाली वैल्यू ना आए। तो दिस इज हाउ वी बेसिकली मेक द फ्रीक्वेंसी फंक्शन वर्क। अब इसने हमको काउंट करके दे दिया कि कितने कितने आ रहे हैं किस रेंज में हमारे सेल्स, एंड आई थिंक दैट इज प्रीटी मच अबाउट इट। अपने में एक बार ट्राई करके देख लो, एंड एनी डाउट्स आस्क देम। और हो जाए तो बता देना। हो गया दीदी। ऑलराइट, बोलना है किसी को तो सीधा बोल दो इसमें। आई कैन नॉट सी द मीट स्क्रीन। या हो गया। हो गया। I thought someone raised their hand or something. ठीक है, तो ये तो थे ऐसे छोटे छोटे रैंडम सी चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए एक्सेल की, और दीज वर लाइक रिलेटिवली स्मॉलर, एंड मतलब ऐसा कुछ इसमें हैवी नहीं था और डिफिकल्टी भी नहीं थी। अब एक अच्छी चीज़ हम यहाँ पे करने वाले हैं टू एंड टुडेज केसेस, व्हिच इज सॉल्वर। ओके, नाउ हाउ मेनी ऑफ यू नो सॉल्वर बिफोर हैंड, मतलब करा हुआ है यूज कभी, या यू नो व्हाट इट इज यूज्ड फॉर? वो पता होगा कुछ को तो, राइट। सो दिस इज अ वेरी गुड थिंग इन द सेंस कि यहाँ पर बहुत सारे सिचुएशंस में एंड एक्चुअल रियल लाइफ सिनेरियोज में सॉल्वर इज लाइक अ वेरी गुड टूल। अब LPP का कॉन्सेप्ट आई होप पढ़ा होगा सबने, सिंस आई एम अज्यूमिंग मैथ्स तो थी सब पे। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट पता है? यस। राइट, सो Yes. मतलब एसेंशियली वो भी कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पे भी अप्लाई होता है। अब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में होता था कुछ वेरिएबल्स होते थे जिनकी वैल्यू यू एक्चुअली फाइंड आउट, या मतलब एक प्लॉट करते थे और ढूंढते थे क्या सही वैल्यू होनी चाहिए एक्स वाई। फिर कुछ कंस्ट्रेंट्स होते थे जिसके बेसिस पे आप वो लाइंस प्लॉट करते थे, ग्राफिकली ही पढ़ा होगा वैसे तो।
तो कंस्ट्रेंट्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, और एक आपका ऑब्जेक्टिव होता है जो z होता था ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जिसको आप मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते हो। तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग हियर ऑन एक्सेल। अब उसके लिए एक टूल होता है सॉल्वर, जो आपके लिए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। अब जो आपने से 11th-12th में पढ़ी होंगी वो बहुत बेसिक होती हैं कि ग्राफ पे प्लॉट किया और पता चल गया, बट इन रियलिटी LPPs गेट इवन मोर कॉम्प्लेक्स। अभी आगे जाके तुम पढ़ोगे भी क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। तो LPP का जो प्रोसीजर होता है टू सॉल्व एन LPP टू सॉल्व फॉर द वेरिएबल्स इज वेरी डिफिकल्ट एंड बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि तुमने जो पढ़ी है उसमें सिर्फ 2 वेरिएबल्स होते थे, x और y। अब व्हाट इफ यू हैव मोर देन 2 वेरिएबल्स, सो देन इट बिकम्स लाइक वेरी ट्रिकी and there are thousands of combinations which are possible. Now अगर anyone is aware of the concept of simulations, जो हमारा वो भी था डायरेक्ट PI राउंड, simulations भी essentially इसी concept पे वर्क करती है LPP के, और simulations में भी solver is your life saver। solver पे ही टिकी होती है वो बेसिकली पूरी simulation। तो simulation challenges में काफ़ी यूज़ होता है ये। Now we'll just understand कि what is it all about and how do we actually apply whatever we are saying अभी। तो वी हैव दिस एग्जाम्पल ऑन स्क्रीन। हमारे पास 3 प्लांट्स है 1 2 3, एंड हमें बताना है कि हर एक क्वार्टर में 4 क्वार्टर्स हैं, हर एक क्वार्टर में कितने कितने यूनिट्स इन प्लांट्स को प्रोड्यूस करने चाहिए सो दैट कुछ चीज़ें या सेटिस्फाई हो सके। द मेन ऑब्जेक्टिव इज कि वी हैव टू, ये वाला बॉक्स अगर हम पढ़ें, टू ऑप्टिमाइज द टोटल शिपिंग कॉस्ट। अब ये हमारी शिपिंग कॉस्ट यहाँ पे लगेगी, टोटल शिपिंग कॉस्ट यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे कुछ। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि शिपिंग कॉस्ट टोटल जो आएगी वो ऑप्टिमाइज हो। ऑप्टिमाइज का इन दिस केस ऑब्वियसली कोई कॉस्ट है तो आप उसको मिनिमाइज ही करना चाहोगे। तो ऑप्टिमाइज्ड कॉस्ट का मतलब सबसे मिनिमम कॉस्ट हम क्या अचीव कर सकते हैं शिपिंग की, ये हमें पता लगाना है। बट ये जो शिपिंग कॉस्ट है वो डिपेंड करती है, आपको क्या दिया हुआ है, शिपिंग पर यूनिट गिवन है। तो आपको पता है कि एक यूनिट को शिप करने के इतने पैसे आ रहे हैं, सो ऑब्वियसली इट डिपेंड्स। यहाँ पर हमारा वेरिएबल है नंबर ऑफ यूनिट्स, कि हमारे कितने यूनिट्स हम बनाएंगे जिसके बेसिस पे ये कॉस्ट लगेगी और कुछ टोटल आएगा, और वो टोटल हम चाहते हैं कि मिनिमम हो। तो अब वेरिएबल है कितने वो देखें, कितने यूनिट्स हमें प्रोड्यूस करने हैं। अब हर प्लांट हर क्वार्टर में कुछ सर्टेन नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा, इसमें कुछ वैल्यू आएगी, लेट्स से यहाँ रैंडम वैल्यूज आएंगी 10 20, कुछ भी रैंडम वैल्यूज आएंगी इन सेल्स में, कि हर प्लांट हर क्वार्टर में कुछ कुछ नंबर ऑफ यूनिट्स जो है यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है। नाउ ये जो भी मैंने सेल्स अभी रैंडम लिखे, दीज आर ऑल योर वेरिएबल सेल्स, मतलब ये ही हैं जो आपको एक्चुअली फाइंड करने हैं। व्हाट इज द ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन, यहाँ पे कौन सी वो वैल्यूज मैं लिखूं जिससे मेरा टोटल कॉस्ट एकदम कम आए, ये मुझे फाइंड करना है बाय चेंजिंग दीज सेल्स। चेंजिंग इन द सेंस यहाँ पर अलग अलग नंबर्स का मैं कॉम्बिनेशन कुछ बनाऊं और यहाँ मेरी कॉस्ट मिनिमम हो जाए। अब नेचुरल सी बात है, अगर कुछ कंस्ट्रेंट नहीं होगा तो फिर तो मैं कहूँगी कुछ बनाओ ही मत, जीरो कर दो सबको, कॉस्ट हो जाएगी मिनिमम, जीरो आ जाएगी। बट ऑफ कोर्स देयर आर सम कंस्ट्रेंट्स। सबसे मेजर कंस्ट्रेंट बीइंग कि आपको कुछ तो बनाना ही पड़ेगा, कुछ आपका ऑब्जेक्टिव है कि इन दिस केस सबसे पहले यहाँ पे हम कंस्ट्रेंट्स पढ़ते हैं 1 by 1। ईच प्लांट मस्ट प्रोड्यूस एटलीस्ट 20 यूनिट्स अ क्वार्टर टू जस्टिफाई रिमेनिंग ओपन। हर प्लांट एक क्वार्टर में एटलीस्ट 20 यूनिट्स बना रहे हैं, मतलब यहाँ पे 20 इज द मिनिमम वैल्यू किसी भी प्लांट के लिए। सो ये मेरा एक कंस्ट्रेंट है, ठीक है। सेकेंड थिंग वी हैव दैट प्लांट 1 and plant 2 and plant 3 all have some maximum capacity, कि मिनिमम भी है हमारे पास कि 20 तो बनाने ही है, मैक्सिमम भी हर प्लांट की अलग अलग कैपेसिटी है, प्लांट 1 की कुछ है, प्लांट 2 की कुछ है, प्लांट 3 की कुछ है। तो इसका सिंपल सा मतलब कि प्लांट 1 चारों क्वार्टर में जितना भी टोटल बनाएगा वो 92 से ऊपर नहीं जा सकता। सिमिलरली ये चारों सेल का टोटल जो है वो 45 से ऊपर नहीं जा सकता। दिस इज व्हाट इट एसेंशियली मीन्स। प्लांट 3 के नंबर ऑफ यूनिट्स का टोटल 55 से ज़्यादा नहीं प्रोड्यूस हो सकता, राइट। तो यहाँ पर टोटल यूनिट्स हम कैलकुलेट करेंगे क्वार्टर वाइज। फर्स्ट क्वार्टर का सम यहाँ करेंगे, सेकेंड क्वार्टर का सम यहाँ करेंगे। और थर्ड पॉइंट बोलता है that the plant production must equal the requirements of the warehouse since there is short shelf life. This plant production must equal the requirements of the warehouse. अब warehouse की डिमांड क्वार्टर वाइज है कि warehouse को फर्स्ट क्वार्टर में 180 यूनिट्स चाहिए, सेकेंड क्वार्टर में 80 यूनिट्स चाहिए, इसमें 190, इसमें 160 यूनिट्स चाहिए, विच मीन्स कि यहाँ जो हम हर क्वार्टर में यूनिट बनाएंगे तीनों का मिला के, लेट्स से इसने 100 बनाए हैं और इसने 60 बनाए हैं, तो वेयरहाउस की डिमांड है कि 180 होना चाहिए। ठीक है,
बार सम कर लेते हैं इसका। यहाँ पर दिस इज व्हाट एन ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन शुड लुक लाइक। अब मैं चाहती हूँ कि ये तीनों प्लांट्स फर्स्ट क्वार्टर में जितना भी बनाए अपना, ये 180 बना रहे हैं अगर फर्स्ट क्वार्टर में, तो दिस शुड बी इक्वल टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द वेयर हाउस। अब टेक्निकली अगर आप बात करो तो दिस टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड कैन बी मोर ऑल्सो, क्योंकि डिमांड 180 है, तो अगर 200 भी बना लेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ऑफ कोर्स अगर ज़्यादा यूनिट्स बनेंगे तो फिर शिपिंग कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी, एज आई सेड कि नंबर ऑफ यूनिट्स पे शिपिंग कॉस्ट लगती है। और अगर हम चाहते हैं मिनिमम कॉस्ट लगे तो हम एक भी यूनिट एक्स्ट्रा क्यों बनाना चाहिए, मतलब कंसिडरिंग द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ मिनिमाइजिंग द शिपिंग कॉस्ट। और यहाँ पे उन्होंने कंस्ट्रेंट में भी लिखा ही है कि जो प्लांट प्रोडक्शन है मस्ट इक्वल द रिक्वायरमेंट्स, इट कैन नॉट बी मोर देन लेस देन, इट शुड बी एग्जैक्टली इक्वल टू दीज रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, लास्ट पॉइंट कि शिपिंग कॉस्ट वेरी बिकॉज ऑफ प्लांट लोकेशन। सिंपल सी बात है, ये प्लांट 1 की शिपिंग कॉस्ट है, मतलब प्लांट 1 टोटल जितने भी यूनिट्स बनाएगा उस पर 1.25 पर यूनिट कॉस्ट लगेगी। प्लांट 2 की अलग है, प्लांट 3 की अलग है, और इसी हिसाब से हमें शिपिंग कॉस्ट निकालनी है। अब सॉल्वर जो होता है उसके लिए हमें चाहिए होता है सबसे पहले एक मॉडल सच दैट कि आपको अपना सारा डेटा, सारी वैल्यूज ऐसे रेडी करके रखनी होती है। हाँ, किसी को कुछ बोलना है? Yeah, I have a doubt in second constant. Like you said, the total should be not greater than 90, right? Are we talking about like individual quarters or in cumulative? इंडिविजुअल, क्योंकि यहाँ पर लाइक डिमांड ऐसे ही लिखी हुई है दैट प्लांट प्रोडक्शन इज इक्वलिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द वेयर हाउस क्वार्टर वाइज। यहाँ ऐड कर लो एक टर्म कि अगर इसमें 180 चाहिए तो यहाँ भी 180 ही होना चाहिए एग्जैक्ट, 80 का 80। No, I'm talking about second constant. Plant one has a maximum. हाँ, सो ओके, तो यहाँ लिखा है ना 92 यूनिट्स पर क्वार्टर, तो इसका मतलब प्लांट 1 की अलग है, लाइक प्लांट 1 की 92 पर क्वार्टर की है, मतलब हर क्वार्टर में 92 मैक्स है। बट प्लांट 2 और प्लांट 3 की क्वार्टर वाइज नहीं लिखी है, 45 मैक्स 55 मैक्स, व्हिच मींस कि प्लांट 2 और 3 का टोटल जो है वो 45 मैक्स है, लाइक इफ वी गो एज पर द वर्डिंग ऑफ द क्वेश्चन। Got it. बट प्लांट 1 का पर क्वार्टर है क्योंकि यहाँ पे स्पेशली लिखा हुआ है। ठीक है, बट अगर ये होगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा शायद, अगर देख लेंगे वो तो, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व, इसमें ऐसा कुछ सॉल्व करने को नहीं है, हमारा है कि वो कॉम्बिनेशन ढूंढना जिससे सबसे मिनिमम आए। ओके राइट, तो अब हम बात करते हैं कि सॉल्वर में जब भी हमें सॉल्वर यूज करना है, मैं सबसे पहले सॉल्वर का डायलॉग बॉक्स दिखा देती हूँ सो दैट हमें पता है क्या करना है। अगर ये सॉल्वर, अगर आप डेटा टैब में जाओ यहाँ पे एक्सेल के डेटा टैब में, तो सबसे राइट में सॉल्वर का ऑप्शन होता है। अगर कभी यूज नहीं किया है सो वेरी मच लाइकली कि यहाँ नहीं आ रहा होगा, तो उसको एक्टिवेट करने के लिए मेरे साथ साथ एक बार करो। कितनों का नहीं आ रहा है सॉल्वर, एक बार माइक ओपन करके बोलो। मेरा नहीं आ रहा, मेरा भी नहीं आ रहा है। Okay, so just follow these steps that I'm saying. Go to file. फाइल में जाके नीचे से ऑप्शंस में जाना है, ऑप्शंस का बॉक्स खुल जाएगा। यू गो टू एड-इन्स, आई होप यू आर डूइंग साथ साथ। एड-इन्स में जाके यू हैव टू गो ऐसे मैनेज एक्सेल एड-इन्स, गो पे क्लिक करोगे, सॉल्वर वाले और एनालिसिस टूल पैक दोनों को क्लिक कर लो, टिक कर लो और ओके दबा दो। एनालिसिस टूल कौन सा वाला, फर्स्ट वाला सेकंड वाला? आ गया। एनालिसिस टूल पैक और सॉल्वर एड-इन। आ गया सॉल्वर? यस हाँ आ गया। ओके कूल, तो अब एक बार सॉल्वर पे क्लिक करते हैं और एक विंडो सी खुल जाती है, तो इसको एनालाइज करते हैं
क्या क्या बताना होता है सॉल्वर को? सबसे पहले एक ऑब्जेक्टिव सेल बताना होता है। ऑब्जेक्टिव सेल जैसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता था हमारा वो z, तो यहाँ हमारा ऑब्जेक्टिव ओवरऑल यही है कि हमें शिपिंग कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। ऑब्जेक्टिव वो होता है जो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज होता है। तो एक ऑब्जेक्टिव सेल बताते हैं, फिर उसको बताते हैं मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है। वेरिएबल सेल्स बताते हैं। वेरिएबल सेल्स इस केस में कौन से है बताओ? प्लांट 1 2 3 के क्वार्टर 1 2 पर 3 क्वार्टर जो प्रोड्यूस हो रहा है। प्रोड्यूस वन करना है। क्वार्टर राइट, तो ये सारे वाले जो 4/3 12 सेल्स हैं, ये सारे आपके वेरिएबल सेल्स हैं। वेरिएबल सेल्स वो हैं जो सॉल्वर अलग अलग वैल्यू डाल के उसमें रैंडम ट्राई करता है कि कौन से कॉम्बिनेशन से आपका वो मिनिमम या मैक्सिमम अचीव हो रहा है। तो हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड वेरिएबल हैं जो हमें डिसाइड करके बताने हैं कि व्हाट विल बी द ऑप्टिमम। ठीक है, फिर कुछ कंस्ट्रेंट्स बताने होते हैं यहाँ पे जो हम कुछ कुछ डालेंगे अभी जब सॉल्व करेंगे। बट इसके लिए सॉल्वर को पता तो होना चाहिए ना कि मतलब वो देयर इज सम लिंक बिटवीन द शिपिंग कॉस्ट एंड वो। यहाँ पर तो हम शिपिंग कॉस्ट कैलकुलेट तो तभी कर पाएंगे व्हेन वी हैव द टोटल, लाइक वी नीड टू हैव अ मॉडल इन प्लेस सो दैट वी कैन अप्लाई सॉल्वर। मॉडल इन प्लेस का मतलब जो हमारा ऑब्जेक्टिव सेल है उसमें कुछ फॉर्मूला होना चाहिए, जो फॉर्मूला डिपेंडेंट हो इन वैल्यूज पे, हमारे वेरिएबल सेल्स पे, तभी इट वर्क्स। सो नाउ बेसिक से हम सबसे पहले फॉर्मूलाज लगा लेते हैं। रैंडम वाली वैल्यूज को मैं से डिलीट कर देते हैं। यहाँ पहले सम का फॉर्मूला लगा लो सब। यहाँ पे सम लग जाएगा। यहाँ पे हमें क्या बताना है? शिपिंग पर यूनिट दी हुई है प्लांट 1 की, तो वी वांट दिस वैल्यू टू बी मल्टीप्लाइड विद कि प्लांट 1 टोटल कितना प्रोडक्शन करेगा, उससे ही होगा ये। टोटल प्रोडक्शन ऑफ प्लांट 1 इज नथिंग बट सम ऑफ ऑल ऑफ दीज वैल्यूज। इस तरीके से हमारा बन गया फॉर्मूला। अभी के लिए हम यहाँ पे अगर रैंडम वैल्यूज भी लिखते हैं सो दैट इट मेक सेंस कि अगर अभी 1 मान के चल रहे हैं, सो 3 यूनिट्स एवरी क्वार्टर इज गेटिंग प्रोड्यूस्ड, एंड यहाँ पर प्लांट 1 ने टोटल कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करे? 4। तो 4 इंटू 1.25, 5 रुपए की शिपिंग कॉस्ट प्लांट 1 की आ रही है। इस तरीके से बाकियों की भी आ रही है। शिपिंग कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट द प्लांट प्रोड्यूस्ड इन टोटल। एंड एक यहाँ टोटल का फॉर्मूला लगा देते हैं विच इज द सम ऑफ ऑल दीज 3 वैल्यूज। तो अब हमारा ये, इसको हम जो अभी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, इसको बोलेंगे कि ये हमारा मॉडल जो है वो रेडी है। इन द सेंस हमने सारे फॉर्मूलाज इन प्लेस लगा दिए हैं, एंड नाउ वी कैन सी कि हमारा ऑब्जेक्टिव सेल, ये जो ऑब्जेक्टिव सेल था हमारा, दैट इज द टोटल शिपिंग कॉस्ट, यही तो हम मिनिमाइज कर रहे हैं, राइट? तो ये सेल अब आप देखोगे कि नाउ इट इज डिपेंडेंट ऑन द वैल्यूज हियर, कि अगर मैं यहाँ 3 करती हूँ तो मुझे पता है वो वैल्यूज बदलने वाली है इन सम वे और द अदर, क्योंकि उससे ये बदलेगा और उससे इन टर्न ये बदलेगा। So now the objective cell is linked to your variable cells, is dependent on the variable cells. Now what we can do is we can ask solver to try out various combinations in all of these cells and get us the value, get us the combination where this 21.84 will be minimized. Also, not in any scenario, but also satisfying all of the constraints that we had कि 20 होने चाहिए, 92 होने चाहिए, whatever. अब ये constraints हम कहाँ डालेंगे? ये हम डालेंगे अपने सीधा solver वाले dialog box में। तो इतना करने के बाद, सारे हमारे फॉर्मूलाज रेडी होने के बाद, वी गो टू सॉल्वर एंड लेट्स स्टार्ट पुटिंग एवरीथिंग हियर स्टेप बाय स्टेप। ऑब्जेक्टिव सेल बताना है इसको, तो यहाँ पर ये मेरा ऑब्जेक्टिव सेल है विच इज माई टोटल शिपिंग कॉस्ट आ गया। इसको मुझे मिनिमाइज करना है, सो आई एम सिलेक्टिंग मिनिमाइज बिकॉज दिस इज माई कॉस्ट। वेरिएबल सेल सिलेक्ट करने हैं उसके बाद, ऑल ऑफ दीज आर माई वेरिएबल सेल्स। इतना कर लो एंड जस्ट गिव मी अ हेड्स अप व्हेन यू आर डन। और ये वाला एक बार फिर से समझा दो ना। कौन सा? सॉल्वर वाला? हाँ, तो हमने अभी क्या किया, हमने सॉल्वर का पैरामीटर बॉक्स खोला है और हम उसको एक एक करके इन्फॉर्मेशन फीड कर रहे हैं कि हमें क्या क्या उसको बताना है। सबसे पहले उसने ऑब्जेक्टिव पूछा है हमारा, ऑब्जेक्टिव वाज टू मिनिमाइज आवर शिपिंग कॉस्ट। ये हमारी टोटल शिपिंग कॉस्ट हमने यहाँ कैलकुलेट करी थी, और हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है कि हम इसको सबसे कम करना चाहते हैं अचीव। तो हमारा ऑब्जेक्टिव सेल हो जाएगा ये ग्रे वाला बॉक्स जिसमें हमारा टोटल वाला फॉर्मूला है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे H8 सिलेक्ट किया, लाइक व्हेन माय कर्सर वाज हियर आई जस्ट क्लिक द सेल, सो ऑब्जेक्टिव सेल आ गया H8।
उसके बाद हमें चूज करना है कि मैक्सिमाइज है, मिनिमाइज है या वैल्यू ऑफ इज नॉट समथिंग जो अभी हम देख रहे हैं। तो मिनिमाइज करना है अभी, तो हमने मिनिमाइज कर दिया। उसके बाद हमें बताने थे वेरिएबल सेल्स, एज वी डिस्कस्ड कि वेरिएबल सेल्स आर different number of units which will every plant every quarter will be producing. तो all of these 12 cells here, ये हमारे सारे वेरिएबल है, यानी कि इनमें कुछ कुछ वैल्यू आ सकती है, चेंज हो सकती है इनकी वैल्यू। उस वैल्यू के हिसाब से हमारा ऑब्जेक्टिव सेल मिनिमाइज होना चाहिए। तो ये B5 से E7 ये वाले सारे 12 सेल सिलेक्ट कर दिए मैंने एज वेरिएबल। And now I will be adding the constraints. Tell me once done. और ये 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर का वैल्यूज किधर से आया? अभी ये जो मैंने इसे 1 1 2 2 3 3 डाला, ये तो रैंडम डाला हुआ है। दिस बेसिकली डजंट मैटर। अगर मैं हटा भी दूंगी तो इट्स ऑल फाइन। वो अजीब ना लगे, Can यहाँ you पे show 0 the 0 आ रहा था ना, इसलिए। एंड शिपिंग कॉस्ट में कैसे आया? वही मैंने करा कि अगर मैं यहाँ पे 0 0 भी लिख दूँ सो इट्स ऑल राइट। ये अभी मैंने सिर्फ एग्जांपल के can you लिए explain? बताओ। Can you show the formula used in shipping costs? ये तो इनका सम की है, और इंडिविजुअल के लिए हमने शिपिंग पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय ये प्लांट 3 की है। तो प्लांट 3 ने टोटल कितने प्रोड्यूस करे, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय सम ऑफ B7 से E7। उसको हमने उसकी पर यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई किया। जैसे जो ये फोर्थ कंस्ट्रेंट है दैट ईच प्लांट मस्ट प्रोड्यूस एटलीस्ट 20 यूनिट्स, तो इसमें हमें सॉल्वर पे एक एक सेल पर जाकर 20 यूनिट्स का इक्वल करना होगा, या हम सारे एक साथ सिलेक्ट करके इक्वल 20 यूनिट्स कर सकते हैं? सारे एक साथ कर सकते हो। अच्छा, तो फिर ये जो फर्स्ट क्वार्टर सेकंड क्वार्टर में आपने वैल्यूज डाले वो आपने खुद से डाले ना 1 1 2 2? हाँ, ये अभी मैंने रैंडम डाले थे जस्ट सो दैट वो ऐसे वियर्ड ना लगे, क्योंकि ऐसे ना फॉर्मूला नहीं दिख रहा था। तो इट इज ऑल राइट अगर मैं ऐसे 0 0 भी रखूँ अभी, क्योंकि ये जो एक्चुअल वैल्यूज आएंगी वो सॉल्वर ढूंढेगा अभी कि क्या होना चाहिए बेस्ट कॉम्बो। तो अभी हम यहाँ पे कुछ भी नहीं रखते। चलो सॉल्वर में लेट्स जस्ट फीड इन द रिमेनिंग पार्ट। अब हमें उसको कंस्ट्रेंट्स बताने हैं एक एक करके। लेट्स स्टार्ट पुटिंग द कंस्ट्रेंट्स। सबसे पहला कंस्ट्रेंट हम यहाँ पे 1 बाय 1 चल लेते हैं, देख लेते हैं। तो फर्स्ट थिंग वाज कि हर प्लांट 20 यूनिट तो बनाएगा ही एक क्वार्टर। सो हम कंस्ट्रेंट में जाके यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर रहे हैं। आई वांट टू ऐड अ कंस्ट्रेंट। अब मुझे यहाँ पे इसको बताना है सेल्स कौन से हैं और इसके पे कंस्ट्रेंट क्या है। तो एवरी प्लांट मस्ट प्रोड्यूस 20 यूनिट्स अ क्वार्टर मीन्स कि ये सारे सेल्स में जो जो वैल्यू आने वाली है, ये जो भी वेरिएबल सेल्स थे, ये 20 या 20 से ज़्यादा ही होगी, एट 20, राइट। तो यहाँ पर मुझे सारे सेल्स मैंने एक बार सिलेक्ट कर लिए जिसमें मुझे कंस्ट्रेंट लगाना है। यहाँ से मैंने चूज करना है कि मुझे अपना ऑपरेटर क्या रखना है, व्हाट इज माय कंस्ट्रेंट। सो आई वांट ऑल ऑफ दीज वैल्यूज टू बी इक्वल टू और मोर देन 20, which means they will be at least 20. ये एक कंस्ट्रेंट बन गया हमारा। दिस विल बी कॉल्ड दैट वी हैव एडेड अ कंस्ट्रेंट। अब इसमें मैं ऐड पे क्लिक करूंगी, वो ऐड हो चुका है। यहाँ दिख नहीं रहा है बट वो ऐड हो चुका है वहाँ पे, ठीक है। अब हम सेकंड डाल सकते हैं, वी डोंट हैव टू गो अगेन एंड अगेन। डालें सेकंड? यस यस यस। ठीक है। अब Yes. प्लांट 1 की मैक्सिमम कैपेसिटी लिखी है 92 यूनिट्स पर क्वार्टर, और प्लांट 2 और 3 का थोड़ा सिस्टम अलग है, उनका पर क्वार्टर नहीं है, तो हम उनको अलग से डालेंगे। और एक बार प्लांट 1 की डाल लेते हैं पहले। तो प्लांट 1 की पर क्वार्टर की मतलब प्लांट 1 के हर क्वार्टर में ये जो सारे सेल्स हैं ये मैक्सिमम 92 हो सकते हैं सारे सेल्स। तो मैक्सिमम 92 हो सकते हैं, इसका मतलब दे शुड बी लेस देन और इक्वल टू 92। दिस बिकम्स माय कंस्ट्रेंट।
But doesn't that Logically, I mean that hope it's making like yeah, does that not mean we are taking cumulatively 92? नहीं सो बेसिकली यहाँ पर जब हम ये 4 सेल एक साथ सिलेक्ट करते हैं सो इसका मतलब यहाँ पे जो सॉल्वर है वो इंडिविजुअली चेक कर रहा है क्योंकि चारों को एक साथ सिलेक्ट करना इज नॉट इक्विवेलेंट टू राइटिंग सम ऑफ ऑल ऑफ दी सेल्स। मैंने यहाँ पे सम का कोई फंक्शन तो लगाया नहीं है सो क्यूमुलेटिव नहीं हो रहा है उससे। सो व्हेनेवर वी आर सिलेक्टिंग मल्टीपल सेल्स यहाँ वी आर बेसिकली जस्ट रेफरिंग देम बट इट्स नॉट इक्वल टू एडिंग देम। Got it. अगर मुझे कोई ऐसा कंस्ट्रेंट लगाना होता है जहाँ पर मैं इनकी सम से डील करना चाहती हूँ तो मुझे अपने मॉडल में पहले ही कहीं पे सम लिखना पड़ता। जैसे कि अभी मैं इन सम के साथ डील करूंगी कि हर क्वार्टर में कितना प्रोड्यूस हुआ था तो अभी मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक सेल में बना के रख लिया ना कि इनका सम क्या है। तो वहाँ अगर मैं ये तीनों सिलेक्ट करती हूँ तो उसका ये मतलब नहीं होता कि वो टोटल हो रहे हैं। तो इसके लिए मैंने अलग से एक सम का यहाँ पे बना के रखा अपने मॉडल में सो दैट मैं सीधा इस सेल पे कंस्ट्रेंट लगाऊं एंड आई एम नॉट कंफ्यूज कि मैं सम कैसे करूँ। तो अभी हमारा कंस्ट्रेंट जो मैंने लगाया प्लांट 1 के चारों सेल्स पे 92 से कम होने चाहिए या इक्वल व्हिच मींस कि एवरी सेल इंडिविजुअली विल बी 92 और लेस एंड आई हैव एडेड द कंस्ट्रेंट। ठीक है, लेट्स मूव टू प्लांट 2 एंड 3 का भी मैक्सिमम कैपेसिटी। अब क्योंकि दोनों का ही जो है अलग अलग वैल्यूज है 45 और 55 तो मैं एक ही बारी में नहीं लिख सकती इनको। तो प्लांट 2 का अलग करना पड़ेगा और प्लांट 3 का अलग बिकॉज नंबर्स अलग है। सो प्लांट 2 के चारों सेल्स जो हैं चारों क्वार्टर्स में ये मिला के मुझे पता है 45 यूनिट्स होने चाहिए मैक्स एंड प्लांट 3 के 55 यूनिट्स मैक्स। अब आई गेस कि रियान वाज राइट कि इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी आंसर में क्योंकि दिस इज लाइक वेरी ड्रास्टिक। Yes, so lopsided होगा। माइट बी कि वर्डिंग में हो सकता है दिक्कत हो गई हो सो लेट्स जस्ट कीप इट थोड़ा सा क्वार्टर ही होगा मेरे हिसाब से वो। क्या हर क्वार्टर ही होगा 45 or 55 I guess. आई थिंक द वर्डिंग माइट बी डिफरेंट बट लेट्स से अगर नहीं भी होता तो लेट्स ट्राई समथिंग। ठीक है, यहाँ पे हम But ज्यादा like करते हैं total इनका 92 192 है तीनों का मिला के और वहाँ पे 190 एक कंस्ट्रेंट ऐसा कुछ नंबर रख देते हैं। Or else we can add a box on plant 2 as a total like raw वो wise डालना and we can do that way also. I think. वो करना ही पड़ेगा अगर हम ये वाला करना चाह रहे हैं। आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो क्योंकि द ओरिजिनल क्वेश्चन आई थिंक वाज मेंट टू बी पर क्वार्टर क्योंकि वो वैल्यूज बहुत कम थी बट अभी मैंने ना ऐसे कर दिया है सो लाइक वी कैन एक्सप्लोर वो वाला एग्जांपल। अब क्योंकि मुझे चाहिए प्लान 2 के इन टोटल मतलब इन चारों का टोटल 360 से मैक्स 360 मैक्स हो सो अब ऑब्वियसली सॉल्वर में मैं इनका टोटल कैसे लिखूंगी एज आई सेड हमें मॉडल में ही कहीं पे लिखना पड़ेगा। सो लेट्स से मैं यहीं पे इसके साइड में इनका सम कर देती हूँ। This is like total. हमने यहाँ पे एक टोटल का कॉलम डाल दिया है which represents दो हमें प्लांट 1 के लिए नीड नहीं है क्योंकि उसका कंस्ट्रेंट अलग था बट इन दोनों की हमें जरूरत पड़ेगी क्योंकि हम यहाँ कहना चाहते हैं प्लांट 2 के टोटल 360 हो और प्लांट 3 का टोटल 300 हो। लेट्स गो टू सॉल्वर अगेन। इसमें कोई प्रोग्रेस लूज नहीं होता है सो नो वरीज। ऐड करते हैं कंस्ट्रेंट प्लांट 2 का टोटल व्हिच मींस अभी जो हमने ये वाला सेल लिखा है F6 दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू 360 एंड ये हमारा एक कंस्ट्रेंट बन जाएगा। कूल। अब समझ आ गया कि अगर मुझे टोटल यूज करना है तो अलग से कहीं पे लिखना पड़ेगा मैं ऐसे चारों सिलेक्ट नहीं कर सकती। Okay, I got it. ठीक है, इसी तरीके से प्लांट 3 के टोटल का भी डाल देते हैं शुड बी लेस देन इक्वल टू 300 कि मतलब प्लांट 3 मिला के 300 से ज्यादा नहीं कर सकता प्रोड्यूस। ये भी एडेड। आगे आ जाते हैं तीसरे पे। प्लांट प्रोडक्शन मस्ट इक्वल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द वेयरहाउस व्हिच मींस दैट हर क्वार्टर की वेयरहाउस की कुछ डिमांड्स थी और हम चाहते हैं वो इक्वल हो एग्जैक्टली इसके। तो मैं चाहती हूँ ये वाला सेल एग्जैक्टली इक्वल हो यहाँ पे इक्वल टू इस सेल के। अब इसको करने के लिए हमें 4 बार अलग करना पड़ेगा तो सॉल्वर हैज दैट फ्लेक्सिबिलिटी कि अगर मैं यहाँ ये चारों सिलेक्ट करती हूँ एक साथ और इस साइड भी चारों सिलेक्ट कर देती हूँ एक साथ तो अब मेरा कंस्ट्रेंट क्या बना these 4 cells are exactly equal to these 4 cells which inherently means कि this is comparing one by one cell by cell only। ठीक है, तो this is how solver works कि we can select multiple cells at once
बट what we are meaning here is कि हम एक एक करके कंपेयर करेंगे. So it will compare B8 with B10, C8 with C10, ऐसे ऐसे ही कंपेयर करेगा. ठीक है, तो ये हमारा कंस्ट्रेंट बन गया दैट हमारा रिक्वायरमेंट एग्जैक्टली वेयर हाउस डिमांड्स के इक्वल हो जाए. एडेड. ठीक है, आगे बढ़ रही हूँ मैं 4th पे. शिपिंग कॉस्ट Can you show, can you show the third part once again? ये वाला डाला है मैंने अभी. दैट व्हाट आई सिलेक्टेड वाज कि ये चारों सेल्स व्हिच इज B8 to E8 आर इक्वल टू ये 4 सेल्स. ये हमारा कंस्ट्रेंट था कि plant production must equal the requirements of the warehouse. Plant production is basically, हम अगर देखें requirements of the warehouse are quarterly, कि warehouse को first quarter में कुछ demand चाहिए, second quarter में कुछ अलग चाहिए. तो हम चाहते हैं कि plants का हर quarter का production 180 के इसके equal हो, plants का second quarter production 80 हो. ऐसे ही हम exactly चाहते हैं कि plants तीनों मिलके तीसरे quarter में जो हमने यहाँ पे total करा था ये 190 हो. This is what the constraint is saying. तो हमने इस तरीके से इसको लिख दिया सॉल्वर में. Got it. ठीक है, अब चौथा पॉइंट कोई कंस्ट्रेंट तो है नहीं, वो तो बेसिक से ही लिखा है. क्या कोई और कंस्ट्रेंट दिख रहा है किसी को यहाँ पे? हाँ, मे बी कि ये सब इंटीजर्स होने चाहिए. यस एग्जैक्टली, कि एक हमारा कंस्ट्रेंट हमें हमेशा ऐड करना पड़ता है कि हमारे वेरिएबल सेल्स इंटीजर ही हों, क्योंकि एज वी नो कि सॉल्वर क्या करेगा, वेरिएबल सेल्स में हर रैंडम वैल्यू मतलब हर वैल्यू एक एक करके ट्राई करेगा टू अराइव एट द सोल्यूशन जिससे मिनिमाइज हो रहा है. अब बेसिकली अगर वो हर एक वैल्यू ट्राई करने जाए फिर तो ऐसे इन्फिनिटी तक चला जाएगा, क्योंकि वी नो कि 1 और 2 के बीच में वी हैव 1.1, 1.2, 1.3, 1.31, 1.32. It's never ending. It's like infinite. We know that. तो इसीलिए it is very important to add a constraint that all variable cells must be integers. उसके लिए यहाँ पर आपको दिखेगा ये एक int करके option which stands for integer. This means that your all of these cells will only be integers. So हमें पता है कि units produced जो हैं वो decimal में नहीं हो सकते. They are absolute values. तो that's why हमें integer वाला डालना है यहाँ पे, बहुत important है. Unless यहाँ पे कुछ और चीज़ होता तो पॉइंट्स में भी वैलिड होता, बट जनरली पॉइंट्स में आई हैव नेवर सीन एन एग्जांपल जहाँ पर पॉइंट्स में सीन आया हो, क्योंकि फिर सॉल्वर बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है, हैंग ही हो जाता है ऑलमोस्ट. सो हमारा ये कंस्ट्रेंट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट सॉल्वर इज एबल टू एफिशिएंटली डिलीवर द रिजल्ट एंड नॉट टेक अ लॉट ऑफ टाइम. तो वो सिर्फ इंटीजर वैल्यूज चेक करेगा, और वो भी हमने उसको बताई रखी है, उसको 20 से 92 में ही तो चेक करना है हर वैल्यू इस सेल में. तो लाइक बहुत ईजी है, वो एक एक करके सारी चेक करता है, हर कॉम्बिनेशन चेक करते हैं सारे 12 सेल्स का. एंड आई एम जस्ट एडिंग दिस कंस्ट्रेंट हियर. अब सारे हो गए हैं, एक बार इस पे वापस आ जाते हैं. दीदी अगर हम ऐसा ऐड नहीं करते कि इंटीजर वैल्यू चेक करना है तो वो कैसे, कौन सा सीक्वेंस फॉलो करेगा? ऐसे कोई एग्जांपल आई हैव पर्टिकुलरली नॉट सीन. आई थिंक या तो वो आंसर देता नहीं है या फिर वो अटक जाता है. लेट मी जस्ट ट्राई, डिलीट कर देते हैं, चेक कर लेते हैं एक बार, या पहले एक्चुअली एक बार करके दिखा देती हूँ इंटीजर के साथ, फिर वील ट्राई वन सिनेरियो जहाँ इंटीजर के बिना वील ट्राई. पहले हम एक बार नॉर्मली कर लेते हैं. अब हमने सारे कंस्ट्रेंट्स डाल दिए हैं जो हमें चाहिए थे. ये हमने इनमें सब पे 20 की लिमिट डाली हुई है, मैक्सिमम लिमिट सबकी डल गई हैं, इक्वल टू वाला डल गया है. ठीक है, मुझे 4th वाला कंस्ट्रेंट समझ नहीं आया. और जो इसमें हाँ यही वाला. ठीक है, तो इसमें हमारा ये क्वेश्चन था वो समझ आया कि प्लांट प्रोडक्शन इक्वल होने का मतलब क्या है, कि अगर वेयर हाउस को फर्स्ट क्वार्टर में 180 चाहिए तो हम चाहते हैं कि तीनों प्लांट्स में 180 बनाए. अब इसको हमने लिखा कैसे, इसमें प्रॉब्लम है फिर कि ये कैसे लिखा गया. ठीक है, तो अगर मैं नॉर्मली ये चीज़ लिखने को आती तो व्हाट वुड आई हैव डन इज कि मैं बोलती ये वाला सेल शुड बी इक्वल टू दिस सेल, ऐसे लिखती मैं नॉर्मली. एक मिनट रुकना. विधान, आर्या, श्वेता, प्राची, सार्थक, दीपक,
तस्प्रीन, मयंक, आदित्य दिना, अविशी। वीडियो बंद है फिर से। भैया फोन चार्ज I'm करना था having my इसलिए dinner वीडियो ऑफ right now. करके फोन चार्ज करना था इसलिए क्या? चार्ज लगा के रखा हुआ था। फोन चार्ज करना था इसलिए चार्ज पे लगा के रखा हुआ था। अटेंड करे थे पर वीडियो ऑफ करना पड़ा था। आगे ये मेरा लाइक वीडियो ऑन कर सकता हूँ मैं, बट अगेन वो थोड़ा इंटरनेट का इशू है। वीडियो चालू करते तो हल्की हल्की कटती है आवाज़, इसलिए बस थोड़ी सी कन्वीनियंस के लिए ऑफ किया है। मैं ऑन कर सकता हूँ इसे। I can turn on as well, but मेरा लैपटॉप हीट अप कर रहा था रिकॉर्डिंग के साथ, so I decided क्योंकि चार्जिंग में भी लगा हुआ है, but I can turn on. ओके, कंटिन्यू। I have a doubt. Like when I'm trying to put the last call constraint, that should be integer. It's not showing up. It's saying integer constraint cell reference must include only variable cells. But I'm considering only the ones which you told to include. एक बार रीचेक कर लो, यही वाले सेल्स होने चाहिए इंटीजर के लिए, जो 12 सेल्स हैं हमारे। Yeah, I'm doing like not showing. एक सेकंड देखते हैं, जस्ट लेट मी फिनिश प्राची's डाउट एंड देन आई विल सी योर्स। ठीक है, प्राची ओके। तो हम ये देख रहे थे कि अगर इसको इंडिविजुअली डालना पड़ता, सो व्हाट वी वुड हैव डन इज कि ये वाला सेल इज इक्वल टू ये वाला सेल, इस ऐसे ही हमें ये 4 बार लिखना पड़ता, दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस। सो नाउ इट्स जस्ट दैट सॉल्वर प्रोवाइड्स दैट फ्लेक्सिबिलिटी कि अगर हम यहाँ पर इसको एक एक करके ना लिख के एक साथ लिखना चाहें, सो वी कैन राइट इट। एंड हाउ कैन वी राइट इट इज दैट हम ये चारों सेल एक साथ सेलेक्ट कर लें। So I am saying कि all of these 4 cells should be equal to these 4 cells. तो अब सॉल्वर कहता है कि अगर हम ऐसे सिलेक्ट करते हैं तो it naturally understands that the first cell will be compared to the first cell itself, this will be compared to second cell itself. तो इसी तरीके से वो compare करता है. So this is just an option to provide a more basically convenient way to do this so that you don't have to do that again and again. बट इसमें मेरा एक डाउट है कि ये वाली कंडीशन कैसे पूरी हो रही है फिर कि क्योंकि हमने एक बारी भी ये तो डाला नहीं कि प्लांट 2 की मैक्सिमम कैपेसिटी 360 है या प्लांट 3 की 300 है। ये तो हम डाल चुके हैं ना, मतलब यहाँ पे ये वाला डाला था। अच्छा ठीक है, सॉरी माय बैड, सॉरी। हाँ ठीक है। यस, सो दीपक का कुछ इशू था। अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हो दीपक? मैं तब देख No, it's working. I just was putting the wrong cells. Like I was including the total ones actually. Now it's working. ओके ठीक है। तो हमारे सारे कंस्ट्रेंट्स अब डल चुके हैं एंड एवरीथिंग इज डन। द ओनली थिंग वन इज लेफ्ट इज यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है एक सॉल्विंग मेथड। यहाँ पे अलग अलग मेथड्स होते हैं, तो सिंप्लेक्स एलपी इज व्हाट इज देयर फॉर the most simple situations, और basically simplex LP is for linear problems. linear in the sense कि जो आपका objective function है, अभी हमारा objective function में एक formula था sum का, अगर ये देखा हो, ये हमारा objective gray cell था, इसमें क्या formula लगाया था हमने sum का, और जो sum में involved थे यानी ये 3 cells involved थे, इन तीनों में भी कुछ ज़्यादा complex formula नहीं था। complex in the sense कि इनकी power जो थी वो डिग्री जो थी वो 1 थी। डिग्री यू अंडरस्टैंड कि इसमें कहीं पे स्क्वायर या क्यूब्स नहीं थे, कोई पावर जो थी वो 2 या 3 नहीं गई, पावर वाज 1 ओनली, व्हिच मींस इट वाज लीनियर, राइट। तो जब हमारे पास लीनियर प्रॉब्लम्स होती है तो हम सिंप्लेक्स एलपी यूज करते हैं। अगर हमारे कुछ फॉर्मूले में नॉन लीनियर एलिमेंट्स हैं जहाँ पर स्क्वायर्स, क्यूब्स, स्क्वायर रूट, ऑल ऑफ दिस इज इन्वॉल्व्ड, तो हम उसे बोलते हैं दैट इट इज अ नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, एंड दैट्स वेयर वी यूज जीआरजी, नॉन लीनियर। एवोल्यूशनरी इज अ मेथड व्हिच इज अ वेरी काइंड ऑफ वर्सेटाइल वन, जो हर तरह की सिचुएशन में वर्क करता है और बहुत सारे कॉम्बिनेशंस ट्राई करता है, इन द सेंस कि दोनों के लिए ही बेसिकली कह सकते हो सबसे वर्सेटाइल वे है, एंड दैट्स व्हाई वी शुड ऑलवेज प्रेफर गोइंग फॉर द एवोल्यूशनरी मेथड। दो अभी जो स्क्रीन पे एग्जांपल है ये बहुत ही सिंपल है, तो ये सिंप्लेक्स एलपी से भी हो जाएगा, बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि सिंप्लेक्स एलपी कभी कभी गलत आंसर दे देता है। गलत इन द सेंस कि वो एक बारी में ना सबसे बेस्ट पॉसिबल आंसर नहीं दे पाता है, कि
ऐसा हो सकता है कि सिंप्लेक्स एलपी ने जो आंसर दिया है उससे भी कोई बेस्ट कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो जिससे और मिनिमाइज्ड हो रही है आपकी कॉस्ट. दैट्स वाई एवोल्यूशनरी मेथड इज चोजन, क्योंकि वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से चेक करता है और बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल है. एरर जो है इसमें बहुत कम है, तो इसीलिए हम यहाँ पर एवोल्यूशनरी मेथड चूज कर लेंगे. एंड हमने सब कुछ फीड कर दिया है, सब रेडी है. जस्ट चेक करें ये बदल कैसे गया. i7 नहीं था, i8. ठीक है, 5 से e7 कंस्ट्रेंट्स भी डल गए. आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन सॉल्व एंड नाउ यू सी यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा सॉल्वर इज ट्राइंग हियर. यहाँ नीचे देखो एक इनकम्बेंट होता है, मतलब आपका करंट वैल्यू क्या चल रहा है. सब प्रॉब्लम्स इज द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस इट इज ट्राइंग. ट्रायल सोल्यूशन में आई हैव नो क्लू ये क्या होता है. ऑब्जेक्टिव सेल इज द फाइनल वैल्यू जो यहाँ पे अभी तक चल रही है. So it has tried around 1600 सब प्रॉब्लम्स एंड ये बहुत ज़्यादा ऐसे बैक एंड वर्क करता है. एवोल्यूशनरी मेथड में आपको देखिएगा सबसे ज़्यादा सब प्रॉब्लम्स होती है. ओके, वंस दिस इज ऑल डन, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है. उसके बाद आपका सॉल्वर का रिजल्ट आता है which is that it cannot improve the current solution, all constraints are satisfied, which means अभी जो आपका solution आया है वो सही है. बस OK क्लिक करना है and now you have the best possible solution in front of your screens. ये वैल्यूज सॉल्वर के हिसाब से एकदम एग्जैक्टली बेस्ट हैं, जो सारे कंस्ट्रेंट्स भी मीट कर रही हैं. और देख सकते हो आप ये वाले चारों सेल्स इसके चारों के एग्जैक्टली इक्वल आए जैसे कि हमने कंस्ट्रेंट में कहा था. शिपिंग कॉस्ट भी हम देख सकते हैं कि ओके कुछ कुछ आ गई हैं. दिस 966.52 इज द मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट जो आपकी इस सेट ऑफ कंडीशंस में एप्लीकेबल है. एंड दीज आर योर best possible units produced for each plant and each quarter. This is how Solver is working.